तो लेट्स स्टार्ट। हाय मंजू, गुड इवनिंग। हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करा था? एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल हमको क्या मिला है एज अ रिजल्ट? हमको मिले हैं कुछ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 एनएडीएच। 8 हमको लिंक रिएक्शन को पकड़ के गिनने थे, लिंक रिएक्शन प्लस टीसीए साइकिल। देन 2 एफएडीएच, 2 एटीपी। करेक्ट, इतना मिला था। तो अब हमको क्या करना है? हम जो ये पढ़ने वाले आज का टॉपिक जो ये हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, कल कर गए हैं हमने, भूल मत जाना। 24 आवर्स भी नहीं हुए बच्चा जी। गुड इवनिंग नसरून। सो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वहां पे जो एनएडीएच एंड एफएडीएच बनाया ना, उस एनएडीएच एंड एफएडीएच का हम करेंगे कन्वर्जन इनटू व्हाट? इनटू एटीपी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे, बिकॉज इनको हम फिर से क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये एनएडी से रेड्यूस होके ये बने थे, एफएडी से रेड्यूस होके ये बने थे। अब इनको फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब इनमें से फिर से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाएगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे होंगे। साथ ही क्या होगा? इसके साथ ही और एक चीज हो जाएगी कि हम लगाएंगे एटीपी के ऊपर फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? अब तक हमने 3 चीजें देखी थी। अगर किसी को याद है कि हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं या फोटो फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, रिमेंबर्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? भूल गए ना? मैंने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सिखाया था आप लोगों को। इसके ऊपर जब आएगा ना क्वेश्चन फिर पछताओगे। देखो, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन अगर हो रहा है तो क्या? तो मतलब होता है कि किसी भी सबस्ट्रेट का कोई भी मॉलिक्यूल हो, मान लो वहां पे क्या हो रहा था? सक्सीनेट से मैलेट जब कन्वर्ट हो रहा था तब एक वहां पे जीटीपी यूज हो रहा है, या अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सीनेट बन रहा था तब वहां पे एक जीटीपी यूज हो रहा है। मतलब कोई एक सबस्ट्रेट किसी और सबस्ट्रेट पे जब कन्वर्ट हो रहा था, उस दौरान जब एटीपी बना, ऐसे एटीपी को हम कहेंगे सबस्ट्रेट से बना हुआ एटीपी। फिर हमने फोटोसिंथेसिस में किया फोटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट एनर्जी को यूज करा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था, जिस दौरान प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना एंड इससे केमी ऑस्मोसिस किया हमने। याद है ना? बहुत कुछ रिवाइज करा रही हूं मैं, जिससे फिर से एटीपी बना। अब यहाँ पे क्या देखा हमने? दिस इज योर लास्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो सकता है? कैन एनीबडी गेस? गुड इवनिंग संचित्रा, गुड इवनिंग नलिता। कैन एनीबडी गेस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेटिव? मैम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना। नॉट ओनली ऑक्सीडेशन, एनीथिंग एल्स? मैम हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आई कैन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का भी होना है यहाँ पे काम। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी जब होता है, आई विल राइट एज ऑक्सी एंड रेड। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एंड प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा और इससे जो एटीपी बनेगा, उस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो होती है रेस्पिरेशन में, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता था? ये वाला फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस वाला। सबस्ट्रेट वाला कहीं पे भी हो सकता है। कहीं भी ऐसा लगा आपको कि डायरेक्ट आपको अगर सबस्ट्रेट का एग्जांपल ही देना है ना बच्चों, लेट्स गो बैक। देखो, इस साइकिल में आपको डायरेक्ट एटीपी कहाँ बनते हुए दिख रहा था? यहाँ पे बन रहा है। जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट हो रहा था तब एटीपी बना, मतलब एक कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीज इवन ग्लाइकोलाइसिस भी आ गया हमारा ग्लाइको, पीछे जा रहा है यार। हाँ देखो, ग्लाइकोलाइसिस भी यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जब 3 पीजीए बना रहा है तब भी एटीपी बन रहा है, जब पेप पायरुवेट बना रहा है तभी भी एटीपी बन रहा है। मतलब डायरेक्टली कोई अगर सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है एटीपी को बनाने में, यहाँ पे कोई प्रोटॉन का खेल है क्या? नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन का खेल है? नहीं। डायरेक्टली सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, तो इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर ये 3 चीजें? सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीडेटिव बेसिक है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, लवली मैम कोई नहीं है सपना ऐसे?
We don't have anybody by such name. सपना, for this is for you. Okay, तो ये इसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ. Let's come to this later on. But let's move to understand कि ये होता कहाँ है. ये substrate level phosphorylation जो है वो होगा कहाँ पे. ओके, अगर इसकी मैं साइट दिखाऊं आपको, लेट मी ड्रॉ एंड शो यू, ताकि आपको फिर ज्यादा क्लियर आइडिया मिले. देखो, ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर का मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया हमारा. देन ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. एंड ये आउटर मेम्ब्रेन, ओएम लिख रही हूं मैं, आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन. आप लोग ऐसा ना लिखिएगा वरना लिख के आ जाओगे ओएम आई एम. ये तो सिर्फ शॉर्टकट है. अंदर के साइड पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा मैट्रिक्स. यहाँ पे क्या चलेगी, टीसीए साइकिल. याद है ना, हमने ग्लाइकोलाइसिस करा था, उससे जनरेट हुआ था पायरुविक एसिड या पायरुवेट. इसको हमने ट्रांसफर किया एसिल कोए के फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर. फिर यहाँ पे साइकिल चलाई टीसीए की. देन यहाँ से जो भी NADH एंड FADH निकला है ना, 3 जगह पे NADH निकला है एंड 2 जगह से, एक पॉइंट से FADH निकला है. तो इनको भी तो हमको ATP बनाना पड़ेगा, है कि नहीं. तो इनका जो ATP होना है वो होना है इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड हुए होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस. तो ये कॉम्प्लेक्सेस हिस्सा लेंगे टू मेक ATP. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. एंड इसी को हम काउंट क्यों कर रहे हैं, ATP GTP को क्यों नहीं काउंट कर रहे. अगर आप बैलेंस शीट देखो, ओके नाउ पीपल पे अटेंशन. लविशा मैम की बात कर रहे हो शायद, नॉट लवली. हेलो, हाँ, हर एक ओपन बैच होता है. मेरा भी बैच 19 जो होगा वो 9:30 का होगा जो ओपन बैच होगा. तो ऐसा पर्टिकुलर टीचर ही लेती है, ऐसी जरूर नहीं है. एंड लविशा मैम का बैच इज स्टिल रनिंग विथ फोटोसिंथेसिस, नॉट रेस्पिरेशन. तो दैट बैच इज लिटिल बिट स्लोवर, थोड़ा टाइम लगा डाउट सॉल्विंग में. ओके, आपने अगर ज्वाइन किया तो देखा होगा कि वहां पे अभी फोटोसिंथेसिस ही चल रहा था. तो ओके फाइन. इफ एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो, अगर कोई डाउट है तो. तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैं अब कैलकुलेट करने वाली हूँ कि टोटल हमारा ATP कितने जनरेट हुए हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस में याद है किसी को कितना हुआ था, फटाफट आंसर करोगे आप. आपके माइक्रोफोन ऑन है. ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितना हुआ है, नेट गेन. चलो जल्दी जल्दी बोलो बिफोर वी गो टू ETS. 4 ATP. मैम 2. 6. अच्छा 6 कैसे, ये तो नया है. 6 कैसे, कौन बताएगा. मैम 2. मैम 2 ATP. एंड हम ये बोलेंगे कि हमको वहां पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स की बात सही है, क्योंकि 4 होते हैं बट 2 को यूज किया जाता है ना, इसलिए हम 2 को ही पकड़ते हैं. बट एक NADH भी बनता है जब धाप एंड पागल स्प्लिट हो रहे थे, और जब पागल ने 1,3-बिस्फॉस्फोरेस बनाया तब एक NADH भी सिंथेसाइज हुआ. एक मतलब 2, क्योंकि धाप भी इंटरकन्वर्टेबल है ना, तो 2 NADH बनेंगे. तो अब आपको सभी को कैलकुलेट करना है. सो लेट्स राइट NADH ऑल्सो. कितने हो रहे NADH, 2 हो रहे. एंड एक NADH की वैल्यू कितनी है, मैंने बताई है ना, NADH एंड FADH कितनी वैल्यू होती है. 3 ATP. 3. क्या हुआ ये, 6 ATP. तो अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में. TCA साइकिल में आप पकड़ोगे लिंक रिएक्शन को भी, तो TCA साइकिल में आपको डायरेक्ट ATP कितना मिला, ATP या GTP लिख लो, क्योंकि दोनों भी देता है. अरे एक बट 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, क्योंकि 2 बार साइकिल चलेगी, तो 2 लिखूं मैं. 2. देन नाउ ध्यान से काउंट करके बताना NADH कितने बने हैं, ये बहुत क्रूशियल है. काउंट एंड टेल NADH कितने बने जल्दी. ये बैलेंस शीट सबको आनी चाहिए, वरना पता चला कि 38 ATP आए कहां से. यू शुड नो कि कहां से आए. नहीं अंजलि, परी, अंजलि टेक्स 14 बैच एंड आई विल टेक 19 बैच. तो आज 11 बैच में आप ज्वाइन हुए हो, ये तो बैच 11 है. हर एक का बैच अलग अलग है बच्चे. कोई भी अगर किसी की तबीयत खराब है या फिर कोई टीचर एब्सेंट है तो कोई टीचर उस बैच को लेता है, बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बैच एंड डिफरेंट टाइमिंग. परी आप बैच 11 से हो ना.
नसरुन, लिंक रिएक्शन को काउंट करना है। नहीं बच्चा जी, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आगे नहीं सिखाऊंगी, एटीएस सिखाऊंगी नहीं, चाहे आप क्लास छोड़ो कुछ भी करो, क्योंकि ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझे फिर। मैम 4 NADH। हाँ 4 NADH, तो 4 NADH मतलब 2 बार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 बार साइकिल चलती है। तो 8 कैन आई राइट इट 8 into 3 true Yes मैम 24। and FADH FADH 2। करो कैलकुलेट, 4। कैलकुलेट करो इसको। पर ये आपको ये लिंक कहाँ से मिली? ग्रुप 11 से मिली, व्हाट्सएप का ग्रुप बताओ बच्चे आपका। मैम 38। मैम 38। यस, तो हो गया टैली। सबको मैम। पता चला कि कहाँ कहाँ से एटीपी कैसे निकले हैं। यस बट मैम। हमने ये तो डायरेक्टली कर लिया क्योंकि हमको एटीपी, एनएडीएच की एंड एफएडीएच की वैल्यूज पता थी। बट ये डायरेक्ट नहीं है, दीज आर इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनको अभी भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस चीज को करा के एटीपी बनाना है। तो इस चीज को हम फिर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, मतलब ईटीएस सिस्टम, या जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहा? फॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रोल आता है। लास्टली ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए हम कहते हैं। वरना ये एनएडीएच एंड ये एफएडीएच की हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अकेला एनएडीएच अगर ऐसे ही घूमता रहा ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कोई काम का नहीं है। इसको हमको फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में लेके जाना पड़ेगा, तभी ही ये एटीपी बना सकते हैं। अब समझे हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? अच्छा, पर ये हो गया था क्या? ग्रुप 38 से हो। पर एक बार क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना, आपका इश्यू थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, गलत ग्रुप जा रहे हैं आपका। प्लीज टॉक टू मी आफ्टर द क्लास, ओके? स्टे बैक। So I am again once again showing you the location. People ध्यान से देखना, अगर एक पूरा क्लास भी इसमें चले जाता है कोई बात नहीं। कल तो I have did this for 1:15 मतलब 1 hour 15 minutes तक यही चला, सिर्फ ETSC, एंड सभी लोगों को बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया था। So make sure कि आप लोग भी ध्यान से देखो। सेम चीजें TCA साइकिल चल रही है कहाँ पे? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से हमने क्या निकाला है? NADH निकाला है, ये सारे NADH, FADH, इसको हम भेज रहे हैं कहाँ पे? रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पे उनका हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का खेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो खेल कौन कराएगा? खेल कराएंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास है 4 से 5 कॉम्प्लेक्सेस, लेट्स अज्यूम 5 ओनली। 1 2 3 4 एंड 5। अभी तो ये सारी सीरीज में है, बट आपके जो बुक्स है ना बच्चा जी, आपके बुक्स में ना ऐसा लिखा है, कॉम्प्लेक्स 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2, फिर 4 एंड फिर 5 लिखा है। तो इट्स ओके, दोनों भी चलेगा, कैसे भी निकालोगे, इट डजंट मैटर। ये पहले मैं इसको सिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए आसान है। तो अब ध्यान से देखो इस स्लाइड की तरफ, क्या हो रहा है? NADH सारे कहाँ चले जा रहे हैं? फॉर द कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ NADH जाके फिर से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है UQ के पास। UQ स्टैंड्स फॉर UBQ नोन, ठीक है? एंड प्रोटॉन चला गया कहाँ? ये वाली जो स्पेस है ना यहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन की बीच में की स्पेस, वहां पे चला गया प्रोटॉन। सेम चीज हम एफएडी को भी कराएंगे। एफएडी भी क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 2 में चला गया। कॉम्प्लेक्सेस के नाम में आपको अलग सा एक कोड वर्ड देके याद करवा दूंगी, अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही रखो। कॉम्प्लेक्स के नाम मैं आपको याद करा दूंगी, ठीक है? सो डोंट वरी। आपको ऑक्सामाला याद है ना, या भूल गए? क्रेब्स साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का जो मैंने कोड वर्ड सिखाया था कि CN अल्फा स्कूटर लेके चले ऑक्सामाला के पास, ये रह जाएगा याद या भूल गए? मैम याद है। यार तुम लोग इतने थकेले क्यों हो रहे? आज तो केमिस्ट्री क्लास भी नहीं था। मैम याद है। हाँ, ऐसी स्फूर्ति दिखाओ थोड़ा सा। फिर देखो, फिर कॉम्प्लेक्स 2 में हम क्या करेंगे? FADH2 को रिड्यूस करेंगे। FAD में इनका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्यूनोन के पास ही, एंड प्रोटॉन जाएगा इस तरफ।
फिर यूबीक्यूनोन हो जाएगा रेड्यूस UbQH2 में एंड सारा अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास, थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास आएगा, नाम अभी भी याद मत रखो, मैं बताऊंगी क्या नाम है। उन्होंने क्या किया, 3 ने फिर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल कैरियर। यहां से बनता है नीट का पॉइंट। मोबाइल कैरियर मतलब टैक्सी है, दिस इज समथिंग हमारा ओला उबर जैसा, ये टैक्सी का काम करता है, हिलने वाला। क्यों ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोबाइल कैरियर? क्योंकि बच्चा ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, 3 एंड 4 के बीच में गैप है, तो यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे हम ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं ना, वैसे साइटोक्रोम C लिफ्ट देता है इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ जाने के लिए? यहां से कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर जाने के लिए, इसलिए मैम उसको मोबाइल कैरियर कहा गया है। हाँ बोलो। मैम मतलब जो इनसे पहले जो 3 कॉम्प्लेक्स है उनके बीच में इतने ज्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए उनके लिए ये साइकिल वर्ड नहीं आया था। हाँ, इनके बीच में ज्यादा स्पेस है, इसलिए यहाँ पर ये चीज है। इसका और एक रीजन बताती हूँ मैं, ऐसा क्यों यूबीक्यूनोन सॉरी साइटोक्रोम। अगर आप अपना एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे अभी इमिडिएटली, तो देखो यही वाली डायग्राम है आपके इसमें बुक में। तो ये डायग्राम से आपको साफ साफ क्या पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स 1 के बाद 3 है, 2 नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। मतलब 1 एंड 2 अपना अपना सॉरी यहाँ पे 2 अपना अपना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऐसे यहाँ पे दे रहे हैं, ये वाला यहाँ पे दे रहा है, ये वाला यहाँ पे दे रहा है, एंड देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाना है इधर। तो ये बीच में कॉम्प्लेक्स 2 भी तो है, यहाँ पे कुछ नहीं था ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस नहीं था, बट यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस है, इसलिए ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके उठा के यहाँ पे लेके आएगा। तो एक्चुअल सिचुएशन ऐसा होती है कि 1 3 2 4 5 है, बट फॉर योर सिंप्लिसिटी हम उसको ऐसे भी सीख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इन अ सीक्वेंस। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके भी सिखाऊंगी आपको, थोड़ा अभी एक ऊपर सुपरफिशियली ब्रीफ दे रही हूँ कि होता कैसे है। फिर 4 के पास आते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके 2 प्रोटॉन से जुड़ के वाटर बनाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन जब भी पास होते तो प्रोटॉन निकल रहा था मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन की स्पेस में। अब यहाँ पे मेला लग गया है प्रोटॉन्स का, ये प्रोटॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 के पास, एंड कॉम्प्लेक्स 5 है हमारा एटीपी सिंथेस, F0 F1 पार्टिकल याद है, क्लोरोप्लास्ट में भी हमने कराया था, अगर याद होगा तो क्लोरोप्लास्ट में भी ये एटीपी सिंथेस है, F0 F1 पार्टिकल है। और आपकी शक्ल से मुझे ये भी पता चल रहा है कि किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। I'll just draw this for you people. Now pay attention very carefully. ये आउटर मेम्ब्रेन है मेरी, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने TCA को चलाया है, यहां से निकला NADH। ओके, NADH गया पहला किसके पास, ये मेरा कॉम्प्लेक्स 1, एंड इसने रेड्यूस कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया NAD के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन जो भी निकले गए किसके पास, यूबीक्यूनोन के पास। अच्छा यहाँ वहां पे हमने साइक्लिक में प्लास्टोक्यूनोन पढ़ा था, PCPQ, यहाँ पे UCUQ सिंपली। तो यूबीक्यूनोन के पास गए क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ गया, बाहर, अरे इधर नहीं, इधर गया स्पेस में, बहुत ही बाहर चला गया ये तो, इधर ये वाले स्पेस में आ जाएगा प्रोटॉन। फिर यूबीक्यूनोन को और एक जन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कौन, जो यहाँ पे निकलता है FADH TCA साइकिल से, वो भी रेड्यूस हो गया FAD में, एंड जो प्रोटॉन था एंड इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन गया स्पेस में, इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 2 के पास एंड यूबीक्यूनोन के पास। ठीक है, यूबीक्यूनोन आपके अगर एनसीईआरटी की डायग्राम में देखोगे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा, फिर ये रेड्यूस हो जाएगा UbQH2 में एंड आगे पास करेगा कॉम्प्लेक्स 3। किसको पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रही है, प्रोटॉन कहाँ जा रही है, ये स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जब जाएगी तब लगाएगी एक छोटा सा मोबाइल कैरियर, दैट इज साइटोक्रोम C, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा गैप है। ओके, तो साइटोक्रोम C क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, एंड इसके दौरान भी जो भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा फिर से प्रोटॉन निकलेगा, तो ये स्पेस में आ गया।
फिर ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन फाइनली इसने एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन ने, एंड 2 प्रोटॉन को लेके बना दिया वाटर के मॉलिक्यूल को। तो इलेक्ट्रॉन का हिसाब खत्म, फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है एंड बना देता है पानी। तो बन गया एक प्रोडक्ट हमारा पानी रेस्पिरेशन का, एंड और एक प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन को हम कैसे लिखते हैं, किसी को याद है? Yes, फोटोसिंथेसिस ma'am. लिखना पड़ेगा हमको अब, मतलब पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब हम ग्लूकोज को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज कर लिया पानी बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को क्रेब्स साइकिल में निकाला है, याद है? जब सी एन अल्फा बनते थे तब एक CO2 निकलता था, एक NADH बनता था, फिर से एक CO2 निकलता था, फिर से एक NADH बनता था। तो हमने CO2 को भी निकाल दिया, पानी भी बना लिया, ऑक्सीजन को भी यूज कर लिया, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन कर लिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया। बट एटीपी अभी नहीं बना है, क्योंकि प्रोटॉन घूम रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन मजे कर रहे, इनको पकड़ो एंड 5वें वाले कॉम्प्लेक्स में लेके आओ, जो है एटीपी सिंथेस। तो जब भी 2 प्रोटॉन इससे जाएगा, यहाँ पे बनेगा एडीपी से एटीपी। तो कुछ ऐसा खेल होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ओके ओके फैजा, मैम दो ही अगर ये तो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आई रिपीट द होल थिंग अगेन, बट मेक श्योर कि आप लोग मुझे ठीक से बोलो कि कितना समझा नहीं समझा, जो भी। Yes, ma'am. इतना समझ आ गया. यस मैम। आई हैव ड्रॉन अगेन वन मोर, मतलब बहुत सारे डायग्राम्स लेके रखे मैंने कि जो भी डायग्राम आपको इजी लगे उससे आप सीख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सेस के अगर नाम याद रखने हैं तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ना बता ऐसा लिखा था कि ये NADH डिहाइड्रोजनेस, FADH ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे एक्चुअली एक एंजाइम का नाम होता है। तो नहा धो के सज धज के, यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट कि NADH डिहाइड्रोजनेस इज नहा धो के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज सज धज के। साइड देखने चले हैं, क्या देखने? साइड देखने चले हैं, कहां पे? साइटो के ऑटो में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटो के ऑटो में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एटीपी के साथ। तो अगर मैं इसको सच में लिखूं, मैंने ना सच में ऐसे लिख के रखा है पता है, और पिछले वाले क्लास के बच्चे बोलते हैं मैम ये वाली स्लाइड आप भेज तो दोगे ना? मैंने बोला हाँ भेज दूंगी, याद कर लो। मैं सच में लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। सच धज के का स्पेलिंग क्या लिखे यार? सच धज के साइड देखने जा रहे हम, ठीक है? साइटो के ऑटो में, ऑटो को मैं ओ लिखूंगी क्योंकि ऑटो स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसके साथ? एटीपी के साथ। याद रख पाओगे? सच धज के नहा के स्टैंड्स फॉर NADH डिहाइड्रोजन जो है कॉम्प्लेक्स 1, सच धज के स्टैंड्स फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजन जो है कॉम्प्लेक्स 2, साइट देखने स्टैंड्स फॉर साइटोक्रोम BC1 जो है कॉम्प्लेक्स 3, ऑटो में मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है कॉम्प्लेक्स 4, एंड किसके साथ? एटीपी के साथ जो है कॉम्प्लेक्स 5। ऐसे आप याद रख सकते हो। Yes, ma'am. देखे साइट का स्पेलिंग SIGHT होता है, बट C पर्पसली लिखा है ताकि साइटोक्रोम याद रख सके आप। एंड ऑटो को भी O लिखूंगी मैं, O, क्योंकि ऑक्सीडेज है वो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसलिए। बट स्पेलिंग सेम होता है ना, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन सेम करते हो इसलिए ऐसा लिखा है। सो यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम। तो अब जब हम चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अगर देखेंगे हम, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स आएगा काम में वो है हमारा नहा धोके वाला, जो NADH को ऑक्सीडाइज करेगा NAD में, प्रोटॉन को भेज दिया स्पेस में, इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया यूवी किरण के पास। देन सच धज के क्या कर दिया हमने? FADH से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को भेजो यहाँ पे, प्रोटॉन को भेजो स्पेस में। देन यूवी किरण कॉमनली फिर आगे कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 कौन है? साइड देखने जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, तो साइटोक्रोम BC1, Cytochrome E. साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम BC1 है हमारा कॉम्प्लेक्स 3।
देन कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में आते हैं, 3 and 4 के बीच में साइटो सी। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइटोक्रोम सी इज नॉट एनी कॉम्प्लेक्स, ये एक मोबाइल कैरियर है। अगर यहाँ पे नीट क्वेश्चन बनता है तो वो कुछ ऐसा बन सकता है कि मोबाइल कैरियर कौन है हमारे ईटीएस में, तो वो है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम एंड ये लोकेशन क्या है इसकी, इसकी लोकेशन है, जेपीएस लोकेशन होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कोई मेम्ब्रेन में नहीं है, अगर आप देखोगे इधर भी देखो, देखो साइटोक्रोम की स्पेस लोकेशन देखो, ये स्पेस जो है ना इसके अंदर सिचुएटेड है, वो मेम्ब्रेन के अंदर है क्या, नहीं। तो अगर लोकेशन पूछी है तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। काम क्या है, थर्ड से फोर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑटो का काम करना, रिक्शा वाला काम करना, लिफ्ट का काम करना, इलेक्ट्रॉन को लेके जाना यहां से यहां तक, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक। फिर कॉम्प्लेक्स 4 कौन है हमारा, ऑटो में जाते हैं हम, जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसमें आते हैं साइटोक्रोम A2A3 एंड यहाँ पे कॉपर आयन भी आता है, 2 कॉपर आयन का भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। एंड इलेक्ट्रॉन को फाइनली भेजेंगे हम ऑक्सीजन के पास, एंड प्रोटॉन को भेजेंगे हम यहाँ पे। अब कुछ कुछ बच्चों ने बच्चा ये भी पूछा था कि ये 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन अलग अलग कैसे आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल का वहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडो रिडक्शन को आप एक साथ क्या कहते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी होता है, रेडॉक्स। रिडॉक्स, राइट। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के दरमियान कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, उसके ऊपर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी करेगा। आपको याद नहीं रहता है तो डायग्राम में एटलीस्ट सिर्फ प्रोटॉन तो लिख दो कि यहाँ पे प्रोटॉन्स बन रहे हैं। नहीं याद रहता है नंबर, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। एंड साइटोक्रोम्स के कॉम्प्लेक्सेस के नाम अगर पूरे याद नहीं होते यहाँ पे लिखने, तो डायग्राम थ्योरेटिकल में जब ड्रॉ करोगे C1 C2 C3 C4 C5 लिख दो, नीचे लिखो C1 स्टैंड्स फॉर ना दोगे, C2 स्टैंड्स फॉर सच दोगे, C3 to C5, क्योंकि वो याद रह जाएगा इजीली। तो यू कैन राइट देयर कि C1 का क्या है, C3 का क्या है, क्या क्या है, ठीक है। आसानी हो जाएगी इससे आपको निकालने के लिए भी। फिर क्या हो गया, अब ये प्रोटॉन की जो मेले लगे थे यहाँ पे, इसको हमने क्या करा, इसको भेज दिया हमने इसके पास कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी के साथ, मतलब एटीपी सिंथेज, ATPS साथ मतलब एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज किसी को याद है क्या, हमने करा था क्लोरोप्लास्ट में भी, F0 एंड F1 वाला सेक्शन होता है। F1 उधर होता था स्ट्रोमा के पास, यहाँ पे होगा मैट्रिक्स की साइड पे। बच्चा नहीं पता है ना तो अभी बोलो, सिर्फ हाँ बोलने से या मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, बाद में समझेगा नहीं। तो ये एटीपी सिंथेज एक ऐसा मशीन है जो क्या करेगा, जब भी प्रोटॉन 2 वाले लेगा तब एक एटीपी को वो बनाएगा। तो मेम्ब्रेन के ऐसे सिचुएटेड हुआ है, वो यहाँ पे F0 होगा, इस तरफ F1 होगा, जब भी यहाँ पे प्रोटॉन जाते रहेंगे यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता होगा। यहाँ से नीट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने प्रोटॉन जाएंगे तब एक एटीपी बनेगा, तो 2 प्रोटॉन जाएंगे तब एक एटीपी बनेगा। So these are the possible questions from ETS। कॉम्प्लेक्सेस के नाम पूछे जा सकते हैं, मतलब मैं नीट के हिसाब से भी बता रही हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बता रही हूँ, एंड बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ड्रॉ कर लो, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 5। अगर आप 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ड्रॉ कर रहे हो तो मेक श्योर कि कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों भी अपना इलेक्ट्रॉन UQ को दे रहे हैं। गलती से 2 वाला डायरेक्टली 3 के पास ना भेजिएगा, ये गलती कर जाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे आपका जो ये वाला डायग्राम है, ऑब्जर्व दिस, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन UQ को दिया। कॉम्प्लेक्स 2 ने भी जब FADH को कन्वर्ट किया UQ को दिया, UQ फिर आगे पास करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। तो सीक्वेंस में लिख रहे हो तो मेक श्योर आप यूबिक्विनोन को बीच में ऐड करो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा है। नहीं अगर आप ये वाली डायग्राम निकाल रहे हो जहां पे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, 3 है एंड देन 2 है, तो मेक श्योर यहाँ से आप एरो ऐसे दिखा दो कि दोनों भी जा रहा है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। एंड देन साइटोक्रोम को आपको 3 से 4 पे जाने के लिए, ये देखो हल्का सा दिखा ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करके, यहां से ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं। टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम। इसमें से कौन सा डायग्राम आप देखना चाहते हो बताओ, ऑब्जर्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे अभी पूछो।
इफ यू वांट टू सी दिस डायग्राम और दिस नहीं डायग्राम, मैम, आपने जो बनाया था वो समझ आ गया। पक्का? मैम जो यस बुक मैम। वाला है ना वो समझ नहीं आ रहा। ये एक्चुअल सिचुएशन है, बुक वाली जो है ना, दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन। मतलब मैं इसको ड्रॉ ही कर देती हूँ, चलो बुक वाला को एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे नहीं समझेगा आपको। कुछ नहीं, हमने सिर्फ लोकेशन चेंज करी है, बट एक्चुअल लोकेशन वैसी ही होती है। ये तो अपने सिंप्लिसिटी के लिए वैसे निकाल देते हैं। वहां पे लोकेशन ऐसी है, ये है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, जहां पे नहा धो के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे यूवी क्यूनोन के पास। देन ये है कॉम्प्लेक्स 3 एंड ये है कॉम्प्लेक्स 2। तो यहाँ पे NAD बनेगा, यहाँ पे FAD बनेगा, मतलब यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे FADH का ऑक्सीडेशन। प्रोटॉन को भेज दिया स्पेस में, इंटरमेमोरल स्पेस में, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया यहाँ पे। तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनोन को देके फिर यहाँ पे दिया। फिर यहां से साइटोक्रोम C, यहां से, ओफो सभी मिट गया ये तो, साइटोक्रोम C वाला लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, C1 से भी यूबिक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन दिया एंड C3 को दिया, C2 से भी यूबिक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन दिया देन C3 को दिया, फिर यहां से यहाँ पे गया। अब समझे जिसने भी पूछा था? नहीं तो नहीं यस बोलो, मैम। ऐसा हेजिटेशन या फिर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है कि मैम कितनी बार ही बोलेंगे नहीं, कितनी बार ही समझ नहीं आ नहीं। रहा। जब तक सीखेंगे नहीं आप, जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक मैं आगे जाने वाली हूँ भी नहीं। मैम ये बुक वाला समझ नहीं आ रहा, दोबारा से समझा दो मैम बुक वाला। आपको लोकेशंस में कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? आप लोग यस लोकेशन में ही कंफ्यूज हो रहे हो। अरे बहुत ही टेढ़ा चला गया ये तो, अरे भगवान क्या हो रहा है। ठीक है, मैं पूरा नहीं निकालूंगी, सिर्फ उसी को निकालते हैं। लेट्स ओनली ड्रॉ कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। NADH FADH तो आपको पता ही है अब कौन है क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का खेल खेलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यूबिक्यूनोन के पास, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस निकाल के निकालोगे C2 को, यहाँ पे FADH का रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों कहां से आ रहे हैं, क्रेब्स साइकिल से आ रहे हैं, TCA से आ रहे हैं। इसने भी दिया किसको, यूबिक्यूनोन को। आगे ये यूबिक्यूनोन बीच में रिडक्शन की करके UbQH2 भी बनाता है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो UbQH2 मतलब क्या, UQ का भी रिडक्शन हो रहा है, तो UQH2, ये भी UQH2। इलेक्ट्रॉन दोनों ने भी जो पास करा वो करा किसको, C3 को, इसने भी इसने भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसको पास करा, यहां से भी यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ। कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो ये वाली स्पेस में ही पड़े हुए बेचारे, प्रोटॉन को छोड़ दो, अभी प्रोटॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन का समझो, ठीक है। इतना समझा, यस मैम। पक्का? यस मैम। मैम फिर से समझा रहे, रुक जाओ, बोलो बोलो। मैम किसने बोला, यस मैम बोला या क्या बोला, समझ में नहीं आया। मैम बोला कि समझ मैम में आ। यस मैम। अच्छा लास्ट बार, मैं आप कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद ही समझना, देखते हैं कि आप लोगों को म्यूट लैंग्वेज कैसे समझती है। कितना सन्नाटा है ना, बताओ कहाँ पे समझ गए, कहाँ पे नहीं समझे।
इसको थोड़ा दूसरे रेड से निकालती हूँ मैं, इतनी शांति की आदत नहीं है वैसे मुझे। मैम ये साइटो सी है ये? साइटोक्रोम सी है, जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास। एंड इस दौरान भी जो प्रोटॉन निकलेंगे वो यहाँ पे आएंगे, इस दौरान जो प्रोटॉन निकलेंगे वो स्पेस में आएंगे। ये सारे प्रोटॉन्स को लेके जाओ यहाँ पे C5 में, एंड जब दो प्रोटॉन्स को यहाँ पे अंदर डाल दो तो बनेंगे ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP। यस, ध्यान से देखा? यस यस मैम। मैम। गुड टू गो? यस मैम। अभी आप Yes. खुद भी ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ इतना Yes, ही ड्रॉ ma'am. कर लो एंड नीचे लिख दो फिर यहाँ पे नीचे C1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, C2 स्टैंड्स फॉर व्हाट, C3 स्टैंड्स फॉर व्हाट, C4 एंड C5। हो गया, मैम खेल खत्म। बोलो। मैम इसमें दो फोस्फोरस ही, मतलब दो फोस्फोरस फिफ्थ वाले में आकर एटीपी बना रहे हैं, मतलब मैम सिर्फ दो ही क्यों मैम? दो से ज्यादा भी तो आ दो सकते थे। फास्फोरस कहाँ देख रहे हो? दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन बच्चा जी। सॉरी मैम, दो प्रोटॉन। यस मैम। हाँ, दो मैम प्रोटॉन चाहिए होते हैं, उसकी उतनी एनर्जी लगती है इस आईपी को इस एडीपी के ऊपर डालने के लिए। दो प्रोटॉन जब डालेंगे तब प्रोटॉन जब जाएगा तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका ये एक्सेप्ट करेगा एंड एटीपी बनाएगा। इस फॉस्फेट को एडीपी पे लगाने के लिए दो प्रोटॉन की एनर्जी की जरूरत है, इसलिए दो। एक लगने से एटीपी नहीं बन सकता है क्योंकि एटीपी ना बहुत ही तगड़ा मॉलिक्यूल है, एक के ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप है, एक ही मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट, 3 बॉन्ड्स है, तगड़ा मॉलिक्यूल है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो फॉस्फेट जो वहां पे होते हैं ना उसके ऊपर एक आईपी लगा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक फॉस्फेट से इसको हटा के हम यहाँ पे लगा रहे हैं टू मेक दिस 3 फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन्स की एनर्जी की जरूरत लगती है, मिनिमम इतने तो चाहिए, वरना ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर इस पे होना नहीं होगा, प्रोटॉन उतने चाहिए ही चाहिए। ओके मैम। शिव अभी ज्वाइन कर रहे हो और नमस्ते बोल रहे हो, कहाँ थे इतने देर? खत्म कर दी मैंने क्लास। हम जो स्कूल से भाग के आए हैं अभी। हाँ, भाग के आया अभी। ठीक है पीपल, गुड टू गो। एक दो हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं बिकॉज आई वांट यू पीपल। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया वैसे, थेरोटिकल यील्ड हमने करा ना यार, 38 एटीपी। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? स्टार्टिंग में No, कराया ma'am. मैंने आपको ये। बैलेंस शीट सबको पता है ना कि 2 6 6 18 4 2 वी हैव डन दिस। Yes, ma'am. बस इसमें मैं एक आपको सेंटेंस बता सकती हूँ कि बच्चा जी हमेशा ये जो सारी चीजें हैं, मान लो फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टू ईटीएस या फॉस्फोराइलेशन या फोटोसिंथेसिस, सारे पाथवेज जो है साइमल्टेनियस चलते हैं। तो थेरोटिकली हम बोलते हैं कि 36 to 38 एटीपी बनते हैं, बट उतने कभी कभी बनते भी नहीं है या इससे ज्यादा भी बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे बीच बीच में एक दो एटीपी बन गए एंड सेल में अगर रिक्वायरमेंट आ गई ना तो इसको इमिडिएटली निकाला जाएगा एंड वहां पे जहाँ पे इसकी जरूरत है ना वहां पे उसको भेज दिया जाएगा। तो बैलेंस शीट 38 के ऊपर प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं होती है। थ्योरी में आप लिख सकते हो कि हाँ ग्लाइकोलाइसिस में इतने हैं, लिंक रिएक्शन में इतने हैं, टीसीए में इतने, एटीएस में इतने, लिख तो सकते हो आप, बट जब हम उसको सच में देखेंगे ना सेल के अंदर तो इतना एट द एंड नहीं आता। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जब अपना प्रोडक्ट टीसीए में भेजेगा, मतलब मैट्रिक्स में भेजेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लाइकोलाइसिस रुक गया है, नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो ये पायरुवेट बनाता रहेगा, भेजता रहेगा, टीसीए चलता रहेगा, एटीएस चलता रहेगा। सो ये जैसे मान लो कोई चक्की जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, समथिंग व्हिच इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो जैसे जैसे हर चीज का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे बीच बीच में से एटीपी निकाल दिया जाएगा। मान लो एटीपी डायरेक्टली अभी तक बना नहीं है, ईटीएस बना नहीं है, ईटीएस ने एटीपी बनाया नहीं है, क्योंकि ईटीएस इज द ओनली एटीपी डायरेक्ट फॉर्मेशन। तो जहां पे ग्लाइकोलाइसिस ने डायरेक्ट एटीपी बना के रखा था उसको निकाल लेंगे, जीटीपी जो बना के रखा था उसको निकाल लेंगे। तो ऐसा सेल वेट नहीं करता है,
बीच बीच में जैसे जैसी जरूरत हो जाती है वैसे वैसे उसको निकाल दिया जाता है। दैट्स व्हाई हम कभी कभी थ्योरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू को मैच नहीं कर पाते। समटाइम्स 36 आते हैं, समटाइम्स 38, समटाइम्स 50 ऊपर भी चला जाएगा। अगर सेल कोई एनर्जी नहीं कर रही है, रिलैक्स मोड पे है, सिर्फ ब्रेकडाउन ही हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस ही हो रही है, तब ज्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर हाईली अनसर्टन। कभी कभी ये भी होता है कि बीच बीच में जो इंटरमीडिएट थे ना, हमने देखे थे ना, सिस एंड अल्फा के बीच में आइसोसिट्रेट था, देन अल्फा एंड स्कूटर के बीच में सक्सिनिल कोए था। ये बीच बीच के प्रोडक्ट्स भी बच्चों कभी कभी कुछ और इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। कभी कोई अमाइनो एसिड बना देगा, कभी कोई क्लोरोफिल बना देगा। तो अगर ये वहां पे चला गया, ये साइकिल रुक गई। जब तक दूसरा मॉलिक्यूल है तब तक ये साइकिल चलेगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है। सो हम ऐसा अज्यूम फिक्स करके नहीं चल सकते कि इतना ही बनना है। थ्योरी में आप बेशक 38 ही लिखोगे, क्वेश्चन में भी जब आएगा, नीट में भी जब आएगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितना बनाता है, 38 ही लिखोगे। बट ये इमेजिनरी प्रोसेस है कि सेल में एक्चुअल में 38 मतलब 38 ही नहीं होता है, कम ज्यादा तो होते रहता है। ठीक है ना? So this is fine. I want you people to solve the questions. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब ETS is perfect. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपका परफेक्ट है। चलो, मैं पोल्स नहीं भेज रही हूँ बिकॉज मुझे आपसे डिस्कस करनी है। इस चैप्टर पे ज्यादा पोल्स भेजे भी नहीं हमने वैसे। यस, क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन 1 का यस मैम। कॉम्प्लेक्स 3 नहा धो के सज धज के साइड देखने चले थे। हाँ, सही बात है। So complex 3 refers to cytochrome BC1 complex. True. Question 2 कि हर ATP जो प्रोड्यूस होता है कितने प्रोटॉन बनते हैं बच्चा जी? मैम 2 प्रोटॉन। संजय चौहान, मतलब दिस इज क्या इसका नाम था यार, नाम बताया था इस बच्ची ने, भूल गई मैं। खुशी। खुशी, हाँ। ये आर क्या होता है? टू नसरुल 4 कैसे बोल दिया बच्चे? 2 प्रोटॉन ही सही बात है। 2 प्रोटॉन जब पास होंगे तब एक ATP बनेगा, सही बात है। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, बच्चे जैसे क्वेश्चन लेती हूँ आप लोग छोड़ के जा रहे हो। मंजू हैज लेफ्ट, मेनी पीपल हैज लेफ्ट, रॉन्ग। आपका लॉस है, मेरा नहीं। मेरा क्या जाएगा, आपका घाटा है ना। रीड दिस प्रॉपरली, ये 2020 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज सी, ओके, ध्यान से पढ़ो। अच्छा, सब लोग नसरुन क्या बोल रहे हो, फर्स्ट का बोल रहे हो क्या? अच्छा, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ATP by ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, ये क्या है? इसको सिखाया मैंने। व्हाट इज दिस पीपल? सबस्ट्रेट से जब ADP के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। पढ़ाया कि नहीं? यस मैम। लेक्चर की स्टार्टिंग में ही पढ़ाया। तो ये तो बात गलत है। ये ऑक्सीडेटिव का फॉस्फोरिलेशन है क्या? नहीं, सबस्ट्रेट से यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये तो निकलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP। ये कब देखा हमने? फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होते हुए कहीं देखा है क्या? गलत बात, गलत चीज है शिव। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP नहीं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP अगर होगा तो उसको हम सिर्फ फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ओनली फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ ATP जहां पे एनर्जी रिमूव होती है इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पांचवा नहीं, चौथा जो आंसर है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। क्लियर? यस मैम। नसरुन, शिबा, टी। अच्छा, कम टू क्वेश्चन 4। FADH2 is oxidized by, अभी करा हमने ये तो। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स 2
नेम Ma'am, ऑफ कंपाउंड Succinate dehydrogenase. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, Yes, ma'am. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कूल। ओके ओके, यस यस प्रगति, शिवानी, ट्रू, सब लोग सही है। अच्छी बात है यार, फिर आपको ये तो क्लियर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर दो एक बार। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। बी एंड सी क्या है? बी एंड सी कौन से पार्टी? फर्स्ट Ma'am, option A. एवरीबडी इज ऑन द सेम थिंग ऑप्शन। ओके, शिबा ने भी ए कहा है। ओके, कूल है यार बच्चों, आप लोगों को तो इतिहास समझ में आ गया, फिर ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं ये पूछती हूँ, इसका आंसर करो, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आंसर में दिस। Ma'am, cytochrome साइटोक्रोम C. सी। इसकी साइटोक्रोम जीपीएस सी। बताओ मुझे। मैम, इसकी GPS है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस। यस इंटरमेम्ब्रेन मैम। स्पेस। सही बात। ओके, और एक क्वेश्चन तगड़ा वाला, बताओ। फाइनल एक्सेप्टर मैम, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। मैम कॉम्प्लेक्स 5। क्या? मैम, कॉम्प्लेक्स 5। ओके, यस शिवा, ट्रू। साइटोक्रोम सी ऑक्साइड। नहीं, जो भी ये आंसर करेगा वो हो जाएगा आज का शाइनिंग स्टार। मैम कॉम्प्लेक्स 4। ना, आपको आंसर पता है, जब मैं बताऊंगी ना तो बोलेंगे अरे हाँ मैम ये हमें पता था। मैम, कॉम्प्लेक्स 3। यूक्यू, साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 2। अच्छा, हार गए, हार मान लो, चलो सब लोग शो योर हैंड्स कि मैम हम हार गए। मैम कॉम्प्लेक्स 4 ही तो था। बेशर्मो, सच में हाथ उठा दिया मैंने तो। कैसे बच्चे हो यार, कमाल करते हो। फाइनल एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, जो करता है पानी को। भूल गए? पता था ना? यस भूल गए कि मैम। नहीं? फिर ऐसा तो नहीं कि मैं इसको नहीं सिखाया। कौन था यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, देखो। मैम लेकिन मैम यस मैम। फिर मैम अब आप ही कॉम्प्लेक्स हार गए। नोबडी इज अ शाइनिंग स्टार फ्रॉम दिस बैच। मुझे हर्ट कर लिया आप लोगों ने, क्या बात है यार, मैंने कहा था इसको भी याद रखना है। चलो, इसको बता दो अब। इसको मैं शाइनिंग मैम स्टार नहीं लेकिन कहूंगी क्योंकि आपको पता ही है। इसको बताओ, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जो है सामने उसको बताओ। मैम फिफ्थ। मैम हाँ, यहाँ फिफ्थ पे मैं सही है, कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे दिमाग लगाना था, इसको तो भूल गए आप। O2 पता मैम था या याद नहीं था या समझा नहीं था? व्हाई यू डिड नॉट आंसर दिस? मैम मैम मैंने इसमें 4, अगर मैम जो H2O वाला था मैम, इसमें मैंने बोला था मैम कॉम्प्लेक्स 4, तो मैम वो भी गलत है। मैम हमने गलत कॉम्प्लेक्स 4 गलत है। गलत गलत है, हाँ। ये आपको पता ही नहीं था या समझा ही नहीं था बच्चा जी, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बहुत बुरा लग गया कि आपने ऑक्सीजन को भूल गए। ठीक है, अभी तो समझे। आप लोग भूले थे राइट, ऐसा नहीं कि किसी को समझा नहीं था। यू हैड फॉरगॉटन दैट, करेक्ट? यस हाँ, तो Yes, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑक्सीजन के पास, प्रोटॉन जा रहे हैं हमारे C5 के पास। हो गया, और क्या, पानी बन गया, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया। नाउ द साइकिल इज कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इज डन। ग्रेट। सो एम्फिबोलिक पाथवे से हम कल स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर ओनली। जिसको भी कोई डाउट है यू कैन स्टे बैक, जिसको नहीं है तो नाउ आई कैन अलाउ यू टू लीव। हाँ फैजा, भूल गए बट जरूरी था। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? एरोबिक। कभी कभी एटीएस नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ही है। आपको ऑक्सीजन ही लिखना है वहां पे।
क्योंकि अब मैम तक आप लोगों ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ तो लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन चैप्टर भी खत्म हो गया, अब तो करीब करीब चैप्टर खत्म हो गया। ऑक्सीजन का रोल कहीं देखा ही नहीं ना हमने, सिर्फ देखे जा रहे कि ग्लूकोज को तोड़ मरोड़ के हम एनएडीएच और एटीपी बना रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ आया पिक्चर में? ईटीएस में आया, लास्ट स्टेप में आया, वो भी कहाँ पे? सब होने के बाद इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, मैं आपको खुद को सेटिस्फाई कर लूंगा, है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन आया पिक्चर में। एंड फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पानी बना दिया। तो यू शुड थिंक दैट ऑल्सो कि अरे अब तक हमने ऑक्सीजन को कहीं देखा ही नहीं, रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, क्यों लेते हैं अंदर ऑक्सीजन? ताकि वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन सके। खुशी कुछ कह रहे थे आप? हम कॉम्प्लेक्स फोर्थ नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन ही लिखना जरूरी है। वो तो ट्रांसफर हो रहा है अभी, उसने भी आगे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा है, अपने पास थोड़ी रखा इलेक्ट्रॉन को, आगे ऑक्सीजन को दिया ना, तो फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन हुआ। बाय शाफिया। ओके मैम। कॉम्प्लेक्स फोर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो परी थी वो है या बच्चा बाय। आपका अगला क्लास में आज बता देती हूँ, कल होगा 5 से 6 बजे एंड एम्फीबोलिक पाथवे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन करेंगे, प्लस संडे को जो फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है उसका अगर किसी को रिवीजन चाहिए या कोई डाउट है विद दीज 2 चैप्टर्स, टुमारो विल डू। सो रेस्पिरेशन कल खत्म हो जाएगा एंड दीज 2 चैप्टर्स कल तुम लोग सब पढ़ के आओगे। फोटोसिंथेसिस भी आपके पास, रेस्पिरेशन भी आपके पास, पढ़ के आओ। If not understood anything, tomorrow is the golden chance. Fine? Yes, ma'am. Pari ji, what was your thing? Let's solve that. Okay, people. बाकी सब लोग bye. Thank you, फैजा। कल मिलते हैं 6 बजे, 5 बजे।